हेलो प्यारे साथियों। तो आज आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे दरोगा के प्रैक्टिस सेशन की इस सीरीज में। तहे दिल से आप लोगों का इस सेशन में स्वागत है भाइयों। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने जो है 3 प्रैक्टिस सेशन देख लिए होंगे और इसकी पीडीएफ को 1 से 2 बार जो है रिवाइज कर लिया होगा। और जो है उसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को पता है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर अपलोड कर दी जाती है क्लास होने के तुरंत जस्ट बाद। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहां पर जो है अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा समय लेंगे नहीं। हमने अभी तक 3 प्रैक्टिस सेशन करवा दिए हैं। दिल्ली पुलिस वालों का अलग से हो रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और किसका क्या बोलते हैं CHSL का, MTS का, इन सब का तीनों का एक साथ कंबाइंड कर दिया गया। बाकी ये जो है UPSI का अलग कर दिया गया हुआ है। साथ में जो है मैम आप लोग की हिंदी की क्लास ले ही रही हैं। ठीक है, मैम हिंदी की क्लास ले रही हैं। और बाकी अभी जो है 25,000 फैक्ट्स की एक क्लास न्यू आने वाली है 1 तारीख से। 1 तारीख से मतलब कल से ही आप लोग की न्यू क्लास आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आप सभी लोग को बता दिया क्या क्या चीज़ें हमारे चैनल पर आने वाली। तो इससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। UPSI जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को खाली स्थान से खाली स्थान वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को खाली स्थान से खाली स्थान वर्ष की आयु के बच्चे के हर बच्चे को का मौलिक अधिकार बनाता है। 8 से 16, 8 से 14, 6 से 16, 6 से 14। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष को मुफ्त एवं अनिवार्य जो है शिक्षा का अधिकार जो है प्रदान करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। चलिए आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हुई हैं। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। क्या करता है? हर बच्चे का क्या करता है? मौलिक अधिकार बनाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने का संकल्पना को लिया गया था। मतलब केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, ये जो है संकल्पना जो है यह कहां से, किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, किससे लिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कनाडा। कनाडा से क्या लिया? केंद्र के पास जो है अपशिष्ट शक्तियां होंगी, वह कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया। केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां होंगी, वह जो है उसकी अवधारणा कहां से ली? कनाडा से ली गई। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? हिमालय, लक्षद्वीप, श्रीलंका, अंडमान। हिमालय की है, लक्षद्वीप की है, श्रीलंका की है या फिर अंडमान की? तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंडमान द्वीप की। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? अंडमान द्वीप की। कहाँ की बाबू? अंडमान द्वीप की। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में भी वही दिया हुआ है। जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख क्या है? जनजाति है, जारवा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को कहा जाता है? विसरण, प्रासरण, ब्राउनी गति, संपीड्यता। तो इसमें से क्या कहा जाता है? द्रव या गैस के निलंबित छोटे छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिगजैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है, परासरण कहा जाता है, ब्राउनी गति कहा जाता है, संपीड्यता कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा,
ब्राउनी गति। क्या कहा जाता है बाबू? ब्राउनी गति कहा जाता है। जो टेढ़ी मेढ़ी या फिर जिगजैग जो है गतिविधि होती है उसको क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति कहा जाता है। वही चीज इसमें जो है व्याख्या में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। अल्फा कण खाली स्थान आवेशित होते हैं, उदासीन, धनात्मक, शून्य या फिर ऋणात्मक। अल्फा कण क्या होते हैं? उदासीन होते हैं या फिर धनात्मक होते हैं या फिर शून्य होते हैं या फिर ऋणात्मक होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, धनात्मक। अल्फा कण क्या होते हैं बाबू? धनात्मक होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? धनात्मक, धनावेशित कण होते हैं अल्फा कण। वही चीज व्याख्या में दी गई हुई। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, सॉरी मैंने प्रश्न में ही इसको पढ़ दिया, मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया रे बाबा। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कर्क से मकर रेखा के मध्य। कर्क से मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क से मकर रेखा के मध्य क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाता है। तो इसकी व्याख्या में भी वही चीज दिया गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 7वां प्रश्न। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। नंदा देवी जैव मंडल, नंदा देवी जैव मंडल कहां पर है? किस राज्य में स्थित है नंदा देवी? पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व जो है, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको कहते हैं, ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है बाबू, इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के आसपास कहां पर क्षेत्रों में फैला हुआ है? आसपास के नंदा देवी पर्वत के आसपास क्षेत्रों में फैला हुआ है नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग होता है। जब श्वसन के दौरान मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ता है, मनुष्य जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो उस टाइम जो है वह कितने प्रतिशत में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? 0.04%, 4%, 16%, 21%। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसमें, 4%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 4%। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मनुष्य एवं जीवों द्वारा की गई श्वास प्रक्रिया में वायु का संगठन निम्नलिखित होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है और जो है ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, ये सब कुछ दिया गया है। अंतः श्वसन के दौरान जो होता है 79% जो होता है नाइट्रोजन, ठीक है, 21% ऑक्सीजन, और क्या होता है 0.3% जो है कार्बन डाइऑक्साइड। उच्छ्वास के दौरान मतलब जब बाहर निकाली जाती है 79% नाइट्रोजन, 17% ऑक्सीजन, 4% कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन क्या है? एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। पूछा जा सकता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्या है श्वसन? एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? पादप निकाय के किस भाग को पौधों का कारखाना कहा जाता है? फूल, पत्ता, तना, जड़। किसको कहा जाता है? पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है?
तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा पत्ता। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही? पत्ता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पत्ते को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी व्याख्या। व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हैं। पत्तियों को पौधों का क्या कहा जाता है? कारखाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? ग्वादर बंदरगाह में स्थित है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में। ग्वादर बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान या फिर ईरान। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा पाकिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्याख्या में भी वही चीज दी हुई है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। वह महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल द अर्थ सारी पृथ्वी था? वह कौन सा महाद्वीप था जिसका अर्थ क्या था? ऑल द पृथ्वी यानी कि सारी पृथ्वी था। पंथालासा, पैंजिया, फॉकलैंड, महाद्वीपीय मार्जिन। ठीक है, इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा पैंजिया। आप लोगों को बताया गया होगा कि एक पहले बड़ा सा महाद्वीप था, फिर उसके छोटे छोटे ऐसे ऐसे खंड हुए। ठीक है, ऐसे खंड हुआ, कोई ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यहाँ पर ऐसे ऐसे 7 भागों में ये धीरे धीरे बटा। वही पैंजिया था, सबसे पहले क्या था? पैंजिया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या में भी वही चीजें दी गई। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी, फल, केचुआ, एल्युमिनियम। सब्जी, फल, केचुआ, एल्यूमिनियम। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जीवाणुओं, डिकम्पोजर तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल ग्रेडेबल कहते हैं। जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर, ये जो है फंगस या जीवाणुओं की वजह से जो है संगठनों में ये अपने टूट जाती हैं, इसीलिए इनको जो कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है? लोकपाल बिल पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया? के आर नारायण ने, प्रणब मुखर्जी ने, प्रतिभा पाटिल ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। लोकपाल बिल पर जो है किसने जो है किस राष्ट्रपति ने साइन किया या फिर सिग्नेचर किया या फिर हस्ताक्षर किया? प्रणब मुखर्जी ने, के आर नारायण ने, प्रतिभा पाटिल ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा प्रणब मुखर्जी ने। किसने? प्रणब मुखर्जी ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। उसकी व्याख्या में भी वही चीजें थी भाई। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? गौतम, बद्रयान, पतंजलि, कपिल ऋषि। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? गौतम को, बद्रयान को, पतंजलि को या फिर कपिल ऋषि को? तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा कपिल ऋषि को। कपिल ऋषि को जो है हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति का क्या जाना जाता है? संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसको? कपिल ऋषि को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वही चीज उसमें भी दी गई। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? प्रत्येक राज्य के प्रजनन दर पर, प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति आय पर, प्रत्येक राज्य के जन्म दर पर, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में राज्यों की आवंटित सीटें किस पर आधारित होती है? प्रत्येक राज्य की राज्य संख्या पर। किस पर? प्रत्येक राज्य की राज्य संख्या पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
16 देखते हैं। 15 में भी वही चीज व्याख्या में दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए हम लोग देखते हैं। 1815 में भारत में प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जॉन मार्शल को, एंटोनिया मॉन्सेरेट को, या फिर J.L. फ्लीट को, या फिर कॉलिन मैकेंजी को। ठीक है, 1815 में प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसमें, कॉलिन मैकेंजी को। 1815 में प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में कॉलिन मैकेंजी को जो है नियुक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब लोग हम लोग देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं? पी भर्ती, क्यू प्रशिक्षण, और आर सेनावृत्ति उपराक्त विवरण। पी क्यू आर, केवल पी क्यू, और केवल आर। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? जो है निम्नलिखित में कौन सा कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, भर्ती भी किया जाता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और सेना निवृत्ति भी जो है ये किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। संघ तथा राज्यों में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा भर्ती, प्रशिक्षण तथा सेवानिवृत्ति उपरांत विवरण आदि कार्यों को संपन्न किया जाता है। इसी के अंतर्गत विभिन्न बोर्ड, भर्ती आयोग, चयन बोर्ड आदि क्या होते हैं, आते हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, आबिंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, आबिंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने, किसने की थी? 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में की थी। देवेंद्र बोध ने 1839 ईस्वी में तत्व बोधिनी नामक सभा की क्या की थी? स्थापना की थी बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, वही उसमें भी दिया एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। किसके पास होता है? निम्नलिखित में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, भारत की संसद के पास। किसके पास? एक मिनट, हाँ, भारत की संसद के पास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। कौन करता है? भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन करता है? कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है बाबू? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। वही चीज व्याख्या में दी गई हुई। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण, वाणिज्य क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण, सॉफ्टवेयर उद्योग को दिए जा रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए जा रहे ऋण किसकी ओर जो है संकेत करता है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर जो है
संकेत करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लघु उद्योग, कृषि तथा छोटे कारोबार आदि में दिए जा रहे ऋण की ओर जो है संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व की प्रतिरूप के अध्ययन को कहा जाता है। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी, ऑन्कोलॉजी, सोशियोलॉजी। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप यानी कि पैटर्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेमोग्राफी कहा जाता है। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? डेमोग्राफी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, एक मिनट इसकी हिंदी देख लो। जनसांख्यिकी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी। यानी कि डेमोग्राफी जो होता है उसका हिंदी में उसको क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जनसांख्यिकी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासन काल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासन काल के दौरान में अपना चरम स्थान हासिल किया था? जहांगीर, हर्ष, बाबर, हुमायूं। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल में जो है अपना जो है चरम स्थान हासिल किया था? तो ऑप्शन ए हमारा सही है जहांगीर। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकारी ने अपना चरम मतलब स्थान हासिल किया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हुई थी भाई। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद है? 28 है, 50 है, 40 है, 30 है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 30। कितने हैं बाबू? 30 है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद है? 30 अनुच्छेद हैं। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। इसमें प्रस्तावना के अतिरिक्त 30 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। इसमें प्रस्तावना के अतिरिक्त क्या है? 30 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में, पुणे में, नई दिल्ली में, भोपाल में। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा नई दिल्ली में। कहां पर बाबू? नई दिल्ली में स्थापित है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो मुख्यालय है उसकी स्थापना दिल्ली में कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। कब हुई थी बाबू? 27 जुलाई 1939। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी हमारा सही है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 44। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है भारत सरकार को क्या कहता है कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता क्या और लागू होनी चाहिए। अनुच्छेद 44।
वही चीज इसमें भी दिया गया होगा भाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों एवं प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया? भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों एवं प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने? तो राजस्थान राज्य सरकार ने जो है जन सूचना पोर्टल जो है वह लॉन्च किया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। एक मिनट रुकना बाबू। भारत में राजस्थान सरकार ने 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों एवं प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान के लिए सूचना पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। एक मिनट रुकना। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? चुंगी, संपत्ति, आयकर, स्टाम्प शुल्क। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को, एक मिनट, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? चुंगी को, संपत्ति कर को, आयकर को, स्टाम्प शुल्क को। किसको जो है जीएसटी में शामिल किया गया था, यानी कि राज्य कर में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, चुंगी को। किसको? चुंगी को। चलिए आगे देखते हैं ये क्या होता है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर है। चुंगी, मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सरचार्ज और सेस आदि अप्रत्यक्ष करों की जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। यही जो है सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सा? चुंगी हो गया, मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सरचार्ज और सेस आदि को अप्रत्यक्ष करों को जो है जीएसटी में शामिल किया गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? मिनिक्स, कैड, डॉस, UNTU। भाई यो कौन सा है? तो इसमें कैड जो है वह क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैड का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होगा? कैड का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वो नीचे व्याख्या में दिया होगा, हाँ व्याख्या में दिया हुआ है। कैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैड का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 19 दिसंबर, 21 दिसंबर। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 19 दिसंबर। कब? 19 दिसंबर को। ठीक है, दिल्ली पुलिस का जब मैं प्रैक्टिस सेशन बाबू करवा रहा था तो उसमें जो है दिया गया हुआ था ये प्रश्न जो है कब जो है उन्होंने साइन किया था। तो ये चीज उसमें दी हुई थी, पुर्तगालियों ने जो है कब छोड़ा था। ठीक है, गोवा को, गोवा जो है छोड़कर उन्होंने कब साइन किया था। ठीक है, तो उसमें जो है 19 दिसंबर दिया हुआ था। तो इसीलिए कहता हूँ भाई प्रैक्टिस सेशन बांटे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट थे कि नहीं सर सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो, तो भाई मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, लेकिन बाकी वही चीजें सारी की सारी रहती हैं भाई, कुछ अलग नहीं रहता। जीएस कहीं से बन के थोड़ी आता है भाई, बस किसी में थोड़ा सा गहराई से, किसी में थोड़ा ऊपर से पूछ लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग अब देखते हैं 32। 31 की व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हैं तो उसका कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में जो है बेमेल है? मेमेल मैं कहने जा रहा था भाई, बेमेल है। राज्य वृक्ष जो है अशोक है, राज्य पक्षी सारस या जिसको जो है क्रेन कहते हैं। ठीक है, राज्य फूल क्या है? पलाश है। राज्य पशु क्या है? नील गाय है।
तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। राज्य पशु नील गाय नहीं है, हम लोग का क्या है, बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है, बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है, ना कि नील गाय। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, कथक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है बाबू, कथक है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत के, एक मिनट रुकना, हाँ ये क्या है, अरे यार ऐसे कैसे जूम हो गया भाई ऑटोमेटिक। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है, पेरिस सिद्धांत का, कोयोटो प्रोटोकॉल का, GATT का, जिनेवा कन्वेंशन का। किसका जो है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है विधान का पालन करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पेरिस सिद्धांत का। किसका, पेरिस सिद्धांत का जो है पालन जो है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान जो है अनुपालन जो है पेरिस सिद्धांत का करता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या जो है हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार के पेरिस सिद्धांत 1991 के अनुपालन में की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई थी, तो 1991 में की गई थी। कब की गई थी बाबू, 1991 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1991 में की गई थी बाबू। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें। थिरुकुत्तु, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक। भाई अभी आंसर मैंने बताया इसका, अभी मैंने जो है आंसर इसका बताया था, कथक हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा बाबू, कथक हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु में, कहां पर, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथक जो है उत्तर प्रदेश में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथक जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 35। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी। क्या कहा जाता है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है बाबू, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या में भी वही चीजें दी गई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, चावल, मक्खन, गुड़, दूध। किसमें जो है आयरन जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भाई, इसीलिए उसको जो है खिलाते हैं कि खून की वृद्धि हो जाएगी, खा लो भैया खून की वृद्धि हो जाएगी। कहते हैं ना भाई, सुबह सुबह गुड़ खाओ और चना खाओ, जिससे क्या होगा, खून हमारा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए गुड़ और चना जो है खिलाया जाता है, क्योंकि जो है गुड़ में क्या होता है, आयरन जो है अत्यधिक मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गुड़। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लैंगिक असमानता का एक प्रकार है। मृत्यु दर में असमानता, जन्म जात असमानता, और क्या है, रोजगार असमानता, विकल्पों में से सभी। निम्नलिखित में से भारत में लैंगिक असमानता का एक प्रकार है। मृत्यु दर में असमानता, जन्मजात असमानता, रोजगार असमानता, विकल्पों में से कोई नहीं। भाई ये दो ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे ना, लेकिन दो ऑप्शन हो रहे हैं, वो नीचे वाली स्लाइड पे चले गए हैं बाय मिस्टेक। ठीक है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लैंगिक असमानता का एक प्रकार है, तो ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा डी, सभी। मृत्यु दर में असमानता, और क्या, मृत्यु दर में असमानता, जन्मजात असमानता, और क्या है, रोजगार असमानता। ये सारी की सारी जो है असमानताएं क्या है भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार भारत में 7 प्रकार के लैंगिक असमानताएं जो निम्नवत है। मृत्यु दर में असमानता, जन्मजात
में असमानता, रोजगार में असमानता, स्वामित्व में असमानता, घरेलू असमानता, विशेष अवसर में असमानता, बुनियादी सुविधा में असमानता। इतनी असमानताएं किसके अनुसार है? अमर्त्य सेन के अनुसार। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जेड मोह सुरंग का उद्घाटन किया? 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जेड मोह सुरंग का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर जम्मू कश्मीर, या फिर सिक्किम में? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। कहां पर बाबू? जम्मू कश्मीर में जो है किया। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को गांदरबल जिले में जेड मोह सुरंग का क्या किया था? उद्घाटन किया था, गांदरबल जिले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा। फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो हरियाणा में किया गया था। कहां पर किया गया था? फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन फरवरी 2025 में हरियाणा में किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देते हैं। वही चीज है भाई, 3 फरवरी 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद में देश की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आज यही हमारा लास्ट प्रश्न है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की? हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की? 4, 5, 8, 10, कितने की? तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 5 गलियारों की जो है घोषणा की। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने 27 फरवरी 2025 को महाकुंभ के समापन के बाद उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की। कब की? 27 फरवरी 2025 को जो है जब महाकुंभ का समापन हुआ तो उस टाइम 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की थी। थैंक यू सो मच साथियों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को जरूर से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर मिल जाएगा। और आपने जो भी चीजें आपको जो भी चीजें चाहिए होंगी, जिस चीज की भी क्लास चाहिए उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोगों का फुल सपोर्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।